हमारे पास कक्षा 6 के भूगोल का अध्याय 1 सौर मंडल में पृथ्वी या दी अर्थ इन द सोलर सिस्टम, और वो भी एकदम सटीक शॉर्ट नोट्स के रूप में, जिन्हें परीक्षा के संपूर्ण रिवीजन के लिए तैयार किया गया है। ये बहुत ही शानदार होने वाला है। अमूमन हम बुनियादी शिक्षा के नोट्स को महज बच्चों का पाठ्यक्रम मानकर नजरअंदाज कर देते हैं जी, लेकिन देखिए, ब्रह्मांड को समझना सिर्फ तथ्य रटना नहीं है, यह हमारे अस्तित्व से जुड़ा है। एक शिक्षक के नजरिए से कहूं तो तथ्यों को जितनी सरलता से यहां पेश किया गया है वो बहुत प्रभावी है। बिल्कुल, और हमारा आज का लक्ष्य भी यही है। हम इस पूरे पीडीएफ को लाइन दर लाइन पढ़ेंगे और इसे बिल्कुल उसी तरह समझेंगे जैसे कक्षा में कोई शिक्षक पढ़ाता है। एक भी शब्द या पन्ना छूटेगा नहीं। बहुत बढ़िया, तो फिर शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। पीडीएफ के पहले ही पेज पर यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक सुंदर सी पृथ्वी, जिसके चारों ओर एक छल्ला है जो सौर मंडल में हमारे पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ये चित्र ही अपने आप में बता देता है कि हम इस अनंत अंतरिक्ष में कहाँ खड़े हैं। सही बात है। तो चलिए आसमान की ओर देखते हैं। नोट्स के दूसरे पेज यानी रात का आसमान वाले हिस्से में 2 स्पष्ट स्थितियां दी गई हैं। मैं शब्दशः पढ़ती हूँ। पहला बिंदु है पूर्णिमा, पूर्ण चंद्रमा वाली रात, महीने में एक बार देख सकते हैं। हाँ, और दूसरा बिंदु है अमावस्या, नए चंद्रमा की रात्रि 15 दिन बाद। ये आसमान को देखने का सबसे अच्छा समय है अगर आसमान साफ हो। देखिए, इसे अगर सरल भाषा में समझे ना तो महीने में केवल एक बार ही हमें पूरा चांद दिखाई देता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य की रोशनी से चमकता है। जब सूर्य की रोशनी सीधे चंद्रमा के उस हिस्से पर पड़ती है जो हमारी तरफ है, तो हमें पूरा गोल चांद दिखता है। यही पूर्णिमा है। लेकिन 15 दिन बाद वो घूमकर ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां उसका अंधेरा हिस्सा हमारी तरफ होता है। अच्छा, मतलब रोशनी पीछे पड़ रही होती है। बिल्कुल, उसे ही हम अमावस्या कहते हैं। और क्योंकि तब आसमान में चांद की चमक नहीं होती, दूसरी तरफ बिल्कुल काला आसमान यानी अमावस्या। एकदम स्पष्ट विजुअल है। हाँ, अब इसी से जुड़ा एक बहुत ही सीधा सा प्रश्न इन नोट्स में दिया है। लिखा है, हम दिन में चांद और तारे क्यों नहीं देख पाते? और इसका उत्तर दिया है, सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण। ये सुनने में बहुत आसान लगता है ना? हाँ, कोई भी कह देगा कि सूरज चमकता है इसलिए। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान दिलचस्प है। तारे दिन में भी आसमान में उसी जगह मौजूद होते हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं। बस होता यह है कि हमारे वायुमंडल में जो गैसें हैं वो सूर्य की तेज रोशनी को बिखेर देती हैं। इस चमक के कारण हमारी आंखें कम रोशनी वाले तारों को देख नहीं पाती। वाकई, और इस बात को समझाने के लिए पेज 3 पर एक गतिविधि है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक आओ कुछ करके सीखे गतिविधि में एक टॉर्च का उदाहरण। हाँ, वो टॉर्च वाला प्रयोग बहुत सटीक है। बिल्कुल, जैसे दिन के उजाले में टॉर्च की रोशनी नहीं दिखती, वैसे ही सूर्य के प्रकाश के कारण रात के तारे दिन में नहीं दिखते। अब मैं आगे खगोलीय पिंड की परिभाषा पढ़ती हूँ। जी। लिखा है, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। और तारों की विशेषताएं दी हैं। ये बड़े और गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। और उदाहरण दिया है, सूर्य भी एक तारा है। यहाँ बच्चों को अक्सर अचरज होता है कि सूरज एक तारा कैसे हो सकता है। मुझे भी होता था बचपन में। लेकिन दरअसल सूर्य भी गैसों का एक विशालकाय गुब्बारा ही है जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश है। बस फर्क सिर्फ दूरी का है। जो तारा हमारे सबसे नजदीक है उसे हमने सूर्य कह दिया। अच्छा, तो दूरी की वजह से वो इतना बड़ा दिखता है। बिल्कुल, रात के तारे बहुत दूर हैं, इसलिए छोटे और टिमटिमाते हुए लगते हैं। समझ गए। अब अगले पेज यानी पेज 4 पर चलते हैं। यहाँ तारों की बात से आगे बढ़कर उनकी आकृतियों पर चर्चा है। हेडिंग है नक्षत्र मंडल। हाँ, कॉन्स्टेलेशंस। नोट्स में शब्दशः लिखा है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियां। उदाहरण, अर्सा मेजर या बिग बियर। और सप्तऋषि के बारे में लिखा है, 7 तारों का समूह या अर्सा मेजर का भाग है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्राचीन काल में जब दिशा बताने वाले यंत्र या कंपास नहीं होते थे ना, हाँ, तब लोग क्या करते थे? तब लोग इन तारों की मदद से ही दिशाओं का पता लगाते थे। हमारे पूर्वजों ने इन तारों को काल्पनिक रेखाओं से जोड़कर आकृतियां बना ली ताकि उन्हें याद रखा जा सके। अच्छा, दिशाओं से याद आया, इसी पेज पर आगे ध्रुव तारे का जिक्र है। मैं नोट्स पढ़ती हूँ। ध्रुव तारा
यह हमेशा उत्तर दिशा बताता है। ट्रिक सप्तऋषि के संकेतक तारों की सीध में होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक लड़की पश्चिम दिशा में खड़ी होकर उत्तर दिशा की ओर आसमान में देख रही है। वह सप्तऋषि के संकेतक तारों की सीध में ध्रुव तारे को देख रही है। देखिए, ध्रुव तारा या पोल स्टार हमेशा उत्तर में ही रहता है, क्योंकि यह पृथ्वी की घूर्णन दूरी के एकदम सीध में स्थित है। पृथ्वी घूमती है, लेकिन ये तारा अपनी जगह पर स्थिर नजर आता है। तो मतलब पुराने जमाने के नाविकों के लिए ये एक प्राकृतिक जीपीएस का काम करता था। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब तारों की दुनिया से अपने खुद के खगोलीय परिवार की तरफ बढ़ते हैं। पेज 5 पर है हमारा सौर मंडल। मैं परिवार के सदस्यों की सूची पढ़ती हूँ। सूर्यमुखी, 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड। ये एक पूरे परिवार की तरह है। हाँ, और यहाँ चित्र में दिखाया गया है बीच में चमकता हुआ सूर्य और उसके चारों ओर अलग अलग रास्तों पर चक्कर लगाते हुए 8 ग्रह और कुछ छोटे पत्थर यानी उल्का पिंड। बहुत ही सुंदर इन्फोग्राफिक है ये। साथ ही नीचे एक क्या आप जानते हैं का बॉक्स है। लिखा है सोल बराबर सूर्य देवता, रोमन कहानियों में सोलर बराबर सूर्य से संबंधित, इसलिए सौर मंडल का अर्थ है सूर्य का परिवार। ये इतिहास और भाषा का बहुत अच्छा मेल है। प्राचीन रोमन कहानियों में सूर्य देव को सोल कहा जाता था। उसी से हमारा शब्द बना सोलर सिस्टम। वाह! अब पेज 6 पर परिवार के इस मुखिया यानी सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। स्थिति सौर मंडल के केंद्र में। भूमिका खिंचाव बल सौर मंडल को बांधे रखता है। प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत। संरचना बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना। दूरी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर और इसके ठीक नीचे प्रकाश की गति दी गई है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। ये आंकड़े वाकई बहुत विशाल हैं। हाँ, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि रोशनी इतनी तेज है, मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, फिर भी उसे पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लग रहा है। इसी से आप ब्रह्मांड की विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं। 15 करोड़ किलोमीटर कोई छोटी दूरी नहीं है। और जो नोट्स में सूर्य के खिंचाव बल की बात की गई है ना, हाँ, गुरुत्वाकर्षण। बिल्कुल, सूर्य इतना विशाल है कि उसका गुरुत्वाकर्षण ही इन सभी 8 ग्रहों को अंतरिक्ष में भटकने से रोकता है और एक परिवार की तरह बांध कर रखता है। बहुत ही अद्भुत। अब सूर्य के बाद बारी आती है परिवार के अन्य सदस्यों की। पेज 7 की हेडिंग है ग्रह। परिभाषा लिखी है, वे खगोलीय पिंड जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं। एकदम सटीक परिभाषा है। और यहाँ भी शब्दों की उत्पत्ति का एक बॉक्स है। लिखा है प्लैनेट शब्द ग्रीक शब्द प्लैनेटाई से बना है, जिसका अर्थ है चारों ओर घूमने वाले। और जियोग्राफी के बारे में लिखा है, जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफिया मतलब लिखना। देखिए, इन शब्दों को तोड़कर समझना बहुत आसान हो जाता है। जियोलॉजी मतलब पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री मतलब पृथ्वी का मापन और जियोइड मतलब पृथ्वी के आकार के समान। हाँ, बच्चों के लिए ये बहुत काम की चीज है। अब पेज 8 पर आते हैं। हमारे 8 ग्रह। नोट्स में इनके नाम सूर्य से दूरी के क्रम में है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। और इसे याद रखने की ट्रिक भी होगी। हाँ, बिल्कुल। ट्रिक लिखी है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। बहुत पुरानी और असरदार ट्रिक है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है सूर्य से दूरी के क्रम में सभी 8 ग्रह, और नीचे लिखा है कि ग्रह जिस रास्ते पर चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं, जो कि दीर्घवृत्ताकार होती है। यह दीर्घवृत्ताकार शब्द जरा ध्यान देने वाला है। ग्रह एकदम गोल रास्ते पर नहीं घूमते, बल्कि उनका रास्ता थोड़ा अंडाकार होता है। अच्छा, अब पेज 9 पर ग्रहों का वर्गीकरण है। मैं पढ़ती हूँ। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक चट्टानों से बने हैं। इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर, आकार में बड़े, गैस और तरल से बने हैं। इसमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। इसे ऐसे समझिए कि सौरमंडल के निर्माण के वक्त सूर्य के पास इतनी गर्मी थी कि गैसें वहां टिक नहीं पाईं। इसलिए पास के ग्रह सिर्फ भारी चट्टानों से बने। अच्छा, और जो दूर है? हाँ, जो दूर के इलाके थे
वहां ठंडक थी तो वहां गैसें और तरल पदार्थ जमा हो गए और उन्होंने विशाल बाह्य ग्रहों का रूप ले लिया। क्या बात है, सब कुछ कितना तार्किक है। इसी पेज पर एक रोचक तथ्य का बॉक्स भी है। पॉइंट 1, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि आकार और आकृति पृथ्वी के समान है। हाँ, वीनस यानी शुक्र लगभग हमारी पृथ्वी के ही साइज का है। पॉइंट 2, प्लूटो, जिसे अगस्त 2006 तक ग्रह माना जाता था, अब बौना ग्रह कहलाता है। देखिए, विज्ञान में जब नई खोजें होती हैं तो परिभाषाएं बदलती हैं। वैज्ञानिकों को प्लूटो जैसे और भी कई छोटे पिंड मिले, इसलिए उसे ग्रहों की मुख्य सूची से हटाकर बौना ग्रह कह दिया गया। और तीसरा पॉइंट है, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के पास छल्ले हैं। हाँ, वो छल्ले दरअसल छोटे छोटे पत्थरों और धूल के कणों से बने हैं। चलिए, अब सभी ग्रहों की सैर के बाद हम वापस अपने घर लौटते हैं। पेज 10, पृथ्वी। तथ्य लिखे हैं, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह, आकार में 5वां सबसे बड़ा। आकार को कहा गया है भूआभ। दिखाया गया है अंतरिक्ष से ली गई हमारी पृथ्वी की एक तस्वीर जो नीली और हरी दिखाई दे रही है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। और इसके अद्भुत ग्रह होने के कारण लिखे हैं, जीवन के लिए अनुकूल, पानी और हवा मौजूद, विशेषकर ऑक्सीजन। और फिर इसे नीला ग्रह कहा गया है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरे सौर मंडल में सिर्फ यही एक जगह है जहां जीवन पनप सका है, और इसका वो नीला रंग जो तस्वीर में है वो इसी पानी की वजह से है। बिल्कुल। अब पेज 11 पर पृथ्वी के सबसे करीबी साथी यानी चंद्रमा की बात है। इसके आंकड़े पढ़ती हूँ। व्यास पृथ्वी का 1/4, दूरी 3,84,400 किलोमीटर। हाँ। और परिक्रमा और घूर्णन लगभग 27 दिन। नतीजा, हमें हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। साथ ही रोचक तथ्य है कि 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। लेकिन एक सवाल है, ये परिक्रमा और घूर्णन का समय एकदम बराबर कैसे हो सकता है? मतलब हमेशा एक ही हिस्सा क्यों दिखता है? ये एक बहुत ही शानदार खगोलीय घटना है। इसे टाइडल लॉकिंग कहते हैं। पृथ्वी के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण ने समय के साथ चंद्रमा के घूमने की गति को इतना धीमा कर दिया है कि अब उसका अपनी धुरी पर घूमना और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना दोनों बिल्कुल एक साथ यानी 27 दिन में पूरे होते हैं। इसी वजह से हम धरती से कभी भी चंद्रमा की पीठ या उसका डार्क साइड नहीं देख पाते। ओहो, मतलब वो एक तरह से लॉक हो गया है। जी बिल्कुल लॉक हो गया है। समझ गए। अब पेज 12 पर उपग्रहों के बारे में दिया है। मैं दोनों के बीच का अंतर पढ़ती हूँ। प्राकृतिक उपग्रह वे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे चंद्रमा। हाँ। मानव निर्मित उपग्रह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया कृत्रिम पिंड। उपयोग संचार और जानकारी। भारतीय उपग्रह के उदाहरण है इनसैट, IRS, एड्यूसैट। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक तरफ चंद्रमा जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और दूसरी तरफ सौर पैनल लगा हुआ एक मानव निर्मित कृत्रिम उपग्रह जो संचार का काम करता है। देखिए, ये दोनों ही पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। एक हमें प्रकृति ने दिया है और दूसरा इंसानी दिमाग की उपज है, जिसकी वजह से आज हमारी ये संचार व्यवस्था चल रही है। हाँ, इंटरनेट और GPS सब इसी की देन है। अब हम ग्रहों और उपग्रहों से आगे बढ़ते हैं। पेज 13 की हेडिंग है अन्य खगोलीय पिंड। अब हम सौर मंडल के छोटे हिस्सों की बात करेंगे। जी, पहला है क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड्स। लिखा है असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, स्थान मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये क्षुद्र ग्रह दरअसल उन ग्रहों के ही टूटे हुए हिस्से हैं जो सौर मंडल के बनते समय कभी आपस में जुड़कर पूरा ग्रह नहीं बन पाए। अच्छा, और दूसरा पिंड है उल्का पिंड या मीटियोरॉइड्स। मैं पढ़ती हूँ, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे टुकड़े। टूटता तारा, वायुमंडल में घर्षण से जलना, चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। हाँ। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक तरफ अंतरिक्ष में तैरता पत्थर जैसा दिखने वाला क्षुद्र ग्रह और दूसरी तरफ वायुमंडल में आग के गोले की तरह गिरता हुआ एक उल्का पिंड, जिसे हम टूटता तारा भी कहते हैं। आपने अक्सर आसमान में तारे टूटते हुए देखे होंगे, है ना? हाँ, और लोग मन्नतें भी मांगते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो असल में कोई तारा नहीं होता, वो बस पत्थर के छोटे टुकड़े होते हैं। जब वो तेज गति से हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते हैं तो हवा के साथ घर्षण यानी रगड़ की वजह से उनमें आग लग जाती है।
और वहीं हमें चमकती हुई लकीर की तरह दिखता है। एकदम सही। अब हम पेज 14 पर आते हैं, जहां हम पूरी तरह से जूम आउट कर रहे हैं। हेडिंग है ब्रह्मांड। ये इस चर्चा का सबसे विशाल हिस्सा है। वाकई, यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक के अंदर एक गोले। सबसे अंदर वाले गोले में पृथ्वी है, फिर उसके बाहर सौरमंडल का गोला, फिर आकाश गंगा या मिल्की वे, और सबसे बाहर ब्रह्मांड। ये चित्र हमें समझाता है कि ब्रह्मांड में हमारी जगह कितनी छोटी है। हाँ, मैं आकाश गंगा के बारे में पढ़ती हूँ। करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की प्रणाली, आकाश में प्रकाश की बहती नदी, और सबसे नीचे लिखा है लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड बनाती हैं। सोचिए, हमारा सूरज आकाशगंगा के करोड़ों तारों में से बस एक है, और रात के साफ आसमान में तारों की जो एक चौड़ी पट्टी दिखती है, प्राचीन काल में लोगों को लगा जैसे आकाश में कोई प्रकाश की नदी बह रही हो। अच्छा, इसीलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। बिल्कुल। और ऐसी लाखों आकाशगंगाएं मिलके इस असीम ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ये कल्पना से भी परे है। अब हम इस पीडीएफ के बिल्कुल आखिरी पेज यानी पेज 15 पर पहुंच गए हैं। यहाँ एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण या एग्जाम रिकैप टेबल है। हाँ, ये रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। मैं शब्दशः पढ़ती हूँ। तारों और ग्रहों के बीच का अंतर। तारे, इनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है, ये टिमटिमाते हैं, उदाहरण सूर्य। ग्रह, इनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, ये नहीं टिमटिमाते, उदाहरण पृथ्वी। एक शिक्षक के तौर पे कहूं तो पूरे अध्याय का निचोड़ बस इसी एक अंतर में छिपा है। और नीचे कुछ क्विक फैक्ट्स भी दिए हैं। सबसे पास का ग्रह बुध, उत्तर दिशा बताता है ध्रुव तारा, पृथ्वी का आकार भू-आभ। इसी के साथ हमने इस पीडीएफ का एक एक शब्द पूरा कर लिया है। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, और यह सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।